अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और नया दिन है, नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और नए आज़म के साथ हम भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। दुआ है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे जनाब। पिछला हफ्ता तो हमारा बड़ा अच्छा गुजरा है, आज नया हफ्ता शुरू हो चुका है, नया दिन है, तो उम्मीद करते हैं कि ये हफ्ता भी हमारा और आपका जो साथ है यूं ही बरकरार रहेगा और अच्छा भी गुजरेगा। लेकिन एक बड़ी ही अच्छी बात के साथ आपका और अपने दिन का आगाज़ करूँगी कि हम में से अक्सर लोगों ने ये टर्म ज़रूर सुनी होगी कि इनकार करना सीखें। अगर अंग्रेज़ी में कहा जाए तो लर्न टू से नो। जनाब, इनकार करना हमें आना चाहिए कि हम कैसे हर किसी की गलत या फिर नाजायज़ बात को मानते ही जाएं। याद रखें कि हमारी ज़िंदगी भी इलास्टिक की मानंद होती है। जब हम किसी को इजाज़त दे देते हैं ना तो फिर वो खींचता ही चला जाते हैं हमारी ज़िंदगी को भी, और जब तक कि टूट ना जाए। और आप किसी की एक गलत बात को सुन लेते हैं या मान भी लेते हैं तो दूसरी बार शायद उससे ज़्यादा गलत बात आपको सुनने को मिले, और चूँकि आपने पहली मर्तबा वो बात उसकी सुन ली होती है जो गलत बात होती है, इसलिए वो दूसरी बार भी आपकी मजबूरी बन जाती है कि जनाब आपने वो चीज़ माननी ही माननी है। इसलिए जो चीज़ जहाँ आपको गलत लगे उसको फ़ौरन मानने से इनकार करना हमें आना चाहिए। इसलिए ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बात हो आपने इनकार नहीं करना और वो काम या फिर वो बात हर सूरत में पूरा करना है। लेकिन एक बात ये है कि आपने इस तरह से इनकार भी नहीं करना कि आपका रिश्ता भी ख़राब हो जाए या लोग आपसे नाराज़ होना शुरू हो जाए, आपका काम करने या फिर बात ना मानने में भी कामयाब हो जाए। यही एक असल आर्ट होता है कि आप एक तो ना भी कर दें और आपका उस चीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस भी ना हो, मतलब वो चीज़ आपकी बिगड़े भी ना ही आपका काम उसकी वजह से बिगड़े कि अगर आपने ना किया है तो आपका जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपसे कोई इख्तलाफ रखे या आपसे खार रखना शुरू कर ले। तो ये एक बहुत बड़ा आर्ट भी होता है कि आपने अपनी बात भी मनवानी है, ना भी करनी है, लेकिन अगले को ये भी जनाब बताना है कि इट्स ओके, ये लाइफ का एक हिस्सा है, तो हमें इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमें भी एहसास दिलाती है कि जनाब आप कितने बड़े आर्टिस्ट हैं अपनी ज़िंदगी में। और ये आर्ट ही होता है, कम्युनिकेशन आर्ट होता है कि आपको अगर कम्युनिकेट करना आ जाए अपनी बात को कि आप किस तरह अपनी बात को लेकर जाना चाहते हैं। अगर कोई आपसे कुछ करवाना चाह रहा है तो आपको उसको ना बोलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जनाब ये बात गलत है और मेरी शख्सियत के बिल्कुल बरक्स है ये बात, तो मैं ये नहीं करना चाहती, दिल में अगर आप उसको ना कर रहे हैं और बाहर आप उसको अगर हाँ कर रहे हैं तो ये भी एक मुनाफिकत के ज़ुमरे में ही आ जाता है। तो इसलिए लर्न टू से नो, ये आज हम लोगों ने जनाब सीखना है। मतलब आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करना है और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करना है, और मैंने भी सीखना है कि जनाब ना किस तरह की जाती है अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे जनाब हमारे अपने ही रिश्ते होते हैं, बहुत नज़दीकी रिश्ते भी होते हैं जो हमें मजबूर कर रहे होते हैं। मतलब उनके लिए शायद वो चीज़ें बड़ी नॉर्मल होती हैं या उनके लिए वो पॉजिटिव हों, लेकिन जो वो हमें करने को कह रहे होते हैं तो वो हमारे लिए नेगेटिव एस्पेक्ट में भी जा सकती हैं या हमें वो अच्छी नहीं लग सकती हैं। तो हम मजबूरन वो चीज़ें करते रहते हैं और एट द एंड हमारे अंदर वो चीज़ मतलब कीना जो है वो भरना शुरू हो जाता है। हम लोग दिल में तो उनको ना करते हैं लेकिन मुंह में मतलब लिहाज में आके हम उनको हाँ कर देते हैं। तो इसलिए आपको ये आर्ट आना चाहिए, जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि जनाब आपने किस तरह ना करना है, इनकार करना है, लेकिन अपने रिश्ते भी ख़राब नहीं करने हैं। तो इस आर्ट को जनाब हमें सीखना चाहिए। तो आज का यही हमारा जो पैगाम था कि आपको सिखाया जाए कि कैसे आपने ना करना है। सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस, जिसमें हम बात करते हैं सेहत से जुड़े तमाम तर मसाइल की। जनाब सेहतमंद ज़िंदगी किसी नेमत से कम नहीं होती है। हम इस सबसे पहले अपनी सेहत पर तवज्जो हमें देनी चाहिए और सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए। और अगर बात कर ली जाए हमारी यानी कि ख़वातीन की, तो ख़वातीन को सेहत के हवाले से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि सेहत की अच्छी देखभाल सबका हक होता है। और औरतों की सेहत की अच्छी देखभाल नौउम्री से बुढ़ापे तक ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार में इस दौर की ज़रूरतों के मुताबिक होनी चाहिए।
क्योंकि ख़वातीन में मर्दों से ज़्यादा तादाद और मुख्तलिफ बीमारियाँ पाई जाती हैं, और जैसे कि PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ख़वातीन में सेहत की बढ़ती हुई बीमारियों में से एक बीमारी है। और अगर इस पर बात कर ली जाए तो दुनिया में 15% ख़वातीन PCOS का शिकार होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी जो शरह है या इसकी जो रेशो है वो दीगर ममालिक से कहीं ज़्यादा पाई जाती है। पाकिस्तान में 15% से कहीं ज़्यादा लड़कियां और ख़वातीन PCOS का शिकार है। तो ये बीमारी जो है 10 साल से 50 साल की उम्र तक हो सकती है। और इस बीमारी की क्या वजूहात हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की अलामात क्या हैं, और इससे बचाव के लिए हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोना जफ़र हैं, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मोना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आज आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है। हाँ जी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक हार्मोनल डिजीज़ है जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही देखी जाती है। ओके। ये हम देखते हैं फ्रॉम 15 ईयर्स टू 45 ईयर्स ऑफ एज में। और इसका इंसिडेंस जो है पाकिस्तान में इट इज़ अबाउट 25 to 27%, और मेजॉरिटी केसेस अनडायग्नोज्ड भी होते हैं। अच्छा। तो इसलिए एग्जैक्ट इंसिडेंट्स हमारे एटलीस्ट अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा की वजह से हमें नहीं पता चलता कि कितने लोग इसके शिकार हैं। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो ओवरीज हैं, जो कि एक फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल्स में, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ओवरीज का अगर देखा जाए तो फंक्शन क्या है? नंबर 1 फंक्शन है हार्मोनल फंक्शन, जिसमें वो हार्मोन सिक्रीट करती है, फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अच्छा। और माइन्यूट क्वांटिटी में मेल हार्मोन एंड्रोजन भी रिलीज़ करती है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज़ और वो सारा फंक्शन ठीक रहता है। सेकेंड फंक्शन है ओवुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ एग, जो कि रिलेटेड है टू द प्रेगनेंसी एंड ऑल दैट। अब इसमें होता क्या है कि ड्यू टू सर्टन रीजंस ओवुलेशन नहीं होती, तो उससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से सर्टन इलामात हैं जो फीमेल्स को फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, और ऐसी बच्चियों की माएँ अक्सर कभी इनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास लेके जाती हैं, कभी ओबेसिटी क्लिनिक में ले जाती हैं, और कभी स्किन स्पेशलिस्ट के पास। तो उन्हें समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम है कहाँ। तो ये जो है ये हमें देखना है कि इसका है, और इसकी अगर आप देखें कि वजह क्या है, तो जो कॉज है वो एग्जैक्टली अननोन है। उसमें अभी हमें पता नहीं चल सका कि वजह क्या है, मगर एक जो फैक्टर है वो है जेनेटिक फैक्टर, कि ये फैमिलीज़ में रन करती है। ऐसी बच्चियों के मदर्स और उनकी जो है एल्डर सिस्टर्स, उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है और या जा सकती है। मतलब रेशो ज़्यादा है जिनकी जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र हो सकती है। जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकती है। तो और सेकंड जो है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को इनटू एनर्जी। तो इनमें इंसुलिन लेवल भी इंक्रीज्ड होता है। अच्छा, ठीक है। इसको हम अपनी टर्म में बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। तो ये भी ओबेसिटी कॉज करता है और ऑल दैट। अच्छा, अगर PCOS हो जाता है तो इसके साथ और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? हम PCOS अगर हो जाता है तो इसमें सबसे पहले तो है, अगर हम इलामात की तरफ पहले कर लें और फिर हम इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। इसकी इलामात में 90% जो फीमेल्स हैं वो क्लिनिक्स में हमारे पास आती हैं ड्यू टू मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। ओके। मेजॉरिटी जो है बच्चियां, उनको जो है पीरियड स्किप होती है, 2-3 मंथ्स के बाद आते हैं, या कईयों में तो आते ही नहीं, आते हैं तो मेडिसिन के साथ। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मेंस्ट्रुएशन। और बाज़ बच्चियों में ये जो है आते हैं पीरियड्स मगर बड़े स्कैंटी, बहुत कम फ्लो होता है। तो इस कंप्लेंट से सबसे ज़्यादा मोर देन 90% जो बच्चियां हमारे पास आती हैं। नंबर 2 जो इसकी इलामत है वो है, क्योंकि मेल हार्मोन इनमें इंक्रीज होता है तो स्किन ऑयली होती है, तो आउटब्रेक्स ऑफ एक्नी वो हम यूजुअली देखते हैं फेस पे, चेस्ट पे, बैक, अपर बैक पे। फिर एक और इलामत है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ एंड एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, जो कि वो भी हमें चिन पे, फेस, चेस्ट, बैक पे नज़र आती है। फिर इन डार्क पैचेस स्किन के, जो कि क्रीजेस में देखने को मिलते हैं, नेक में जैसे अंडरनीथ ऑफ ब्रेस्ट और एक्सिला, आर्म पिट में। फिर इसके अलावा बॉल्डनेस, गंजापन, स्कैल्प पे जो हेयर है उसकी थिनिंग स्टार्ट हो जाती है और फॉल आउट शुरू हो जाते हैं।
और इन द मोर देन 80% ऑफ केसेस हम देखते हैं ओवरवेट होती हैं ये बच्चियां और ओबेसिटी का शिकार होती हैं। सही। इसके अलावा इनमें हेडेक्स काफ़ी होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्योंकि वो शीशे में अपने आप को देखती हैं तो वेट गेन, बाल, एक्नी, तो वो डिप्रेशन भी उन्हें। फिर इसके अलावा हम देखते हैं स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या है? ये है पॉज इन द ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप, तो सोते हुए सांस में रुकावट आ जाती है, घबरा के वो उठ जाती है। स्पेशली ये उनमें देखते हैं जिसमें PCOS है प्लस ओबेसिटी। अच्छा, फिर इसमें एक और इलामत है कि शादी के बाद प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है उनको, और अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाएं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लाइक मिसकैरेजेस, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, तो इनके चांसेस, फिर बेबी की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ये इनमें ये चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम ये देखें ना तो ये प्रॉब्लम जो है थ्रू आउट फीमेल्स की लाइफ के साथ चलती है। अच्छा, अगर PCOS हो गए हैं तो फिर उसके साथ ये सारी चीज़ें चलेंगी सारी जिंदगी। टीनेजर्स में हम देखते हैं ये बच्चियां परेशान रहती हैं ड्यू टू मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, ड्यू टू एक्नी, हिर्सुटिज्म, वेट गेन। आफ्टर मैरिज डिफ़िकल्टी इन प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट होना मुश्किल होता है, कंसेप्शन में मुश्किल होता है, और इन द लॉन्ग रन एडल्टहुड में हम देखते हैं, जिसे हम ये भी कहते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ PCOS क्या है, जैसे जो आपने स्टार्ट किया था अपने क्वेश्चन का। तो लॉन्ग टर्म जो है आफ्टर 40 years ऑफ एज, मिडिल एज में हम देखते हैं कि इन लेडीज़ में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ और यूट्रस के कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये थ्रू आउट ही परेशान रखती है ये जो है। लेकिन ये तमाम तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह हाइपरटेंशन के या डायबिटीज़ होने के टाइप 2 या और कैंसर होने के, ये आफ्टर 40 हैं या उससे पहले भी ये चांसेस हैं कि हो सकती है ये वाली बीमारियाँ? जो डायबिटीज़ है वो पहले भी है, प्लस अगर ओबेसिटी भी है उनको। डायबिटीज़ तो यंग एज से भी स्टार्ट हो सकती है, और फिर जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये वो एंटिटी है जो कि डायबिटीज़ हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, बाद में ठीक हो जाती है। तो ये तो जब से स्टार्ट। और जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है वो भी आफ्टर 40 years, जबकि क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, अगर उसको जो है अनअपोज्ड सिक्रीट होता जाएगा तो जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है उसका एक्सेसिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम हाइपरप्लेसिया कहते हैं। तो एट द एंड वो जाके फिर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कैंसर में चेंज होती है। तो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको जो है हम इसी एज पे ट्रीट करना शुरू कर दें। नहीं तो अगर इनिशियल एजेस पे इसको ट्रीट करना शुरू हो जाए तो क्या इससे छुटकारा हासिल हो सकता है, या फिर भी हमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पर ही गुजारा करना पड़ता है? देखिए, इसकी चूँकि आप इस चीज़ को समझने की बात है कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ठीक है, तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी सारी उम्र। ये नहीं होगा कि थोड़ी 4 साल तो हमने वेट रिड्यूस कर लिया, उसके बाद मेंटेन नहीं किया, ये फिर आ जाएगी दोबारा। अच्छा, क्योंकि अगर ये जीन्स में है तो ये हमेशा रहेगी। एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो इसको मॉडिफाई करते हैं कि आपने कितना, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपने कितना कंट्रोल किया हुआ है। मेडिसिन सारी उम्र ये आंसर नहीं है इसका। आपका लाइफस्टाइल क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल जिस पे हम अभी बात करेंगे, वो है इसका आंसर। तो किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए और किस तरह का अभी है जिसकी वजह से हम PCOS का शिकार होते जा रहे हैं? अब इसमें ये है कि जो है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ये सिर्फ कॉस्मेटिक या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसमें एक मैं चीज़ बताना भूल गई कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी देखने में आता है। अगर ये जो है अनकंट्रोल रहें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर लेवल रेस्ड होते हैं, जो कि आगे जाके स्ट्रोक, कार्डियक प्रॉब्लम और वही डायबिटीज़ उसमें कन्वर्ट हो जाती। सो हमारे लाइफस्टाइल में क्या ऐसी बात है जो कि ये फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक होती है? तो उसमें नंबर 1 तो ये आता है सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो हमारा हो गया है, बैठ के सारा वक्त जब पढ़ते रहो लैपटॉप पे, कंप्यूटर, बुक्स, और या जो है उसमें मतलब एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत रिड्यूस हो गई है। जैसे पहले हुआ करते थे स्कूल्स में ग्राउंड्स थी और गेम टीचर एक हुआ करती थी बड़ी ज़बरदस्त, और गेम्स के कॉम्पिटिशन्स होते थे बहुत ज़्यादा, हमारे ज़माने में तो बहुत ज़्यादा होते थे। तो वो लैक कर रही है।
तो उसमें ये है कि आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिर डाइट का बहुत इसमें हाथ है। ओके। अब ये है कि डोर स्टेप पे तो आपको जंक फूड अवेलेबल हर है, चीज़ मिल हर जाती है, चीज़ हाँ। अवेलेबल है। और पहले तो इतना मुश्किल होता था खाने के टाइम खाना, या फ्रूट्स वगैरह इसी तरह की थी। तो हम हट गए हैं थोड़ा नेचुरल, और जो ऑर्गेनिक फूड, जो नेचुरल फूड है, उससे हम हट के जो है जंक फूड की तरफ ज़्यादा आ गए। एक ये है, 2 फैक्टर हो गए, लैक ऑफ एक्सरसाइज, डाइट, और थर्ड फैक्टर है स्लीप का पैटर्न जो है हमारा बड़ा डिस्टर्ब हो गया। सही, ठीक है। जैसे कि रात को पूरा जो है रात को बैठ के पढ़ते रहना या मूवीज़ देखते रहना, हमारे अंदर जो नेचर ने बायोलॉजिकल क्लॉक लगाया है वो रात की नींद को पहचानता है। अगर हम रात को सोएंगे तो फिर ही हमें रिलैक्स होंगे, और फिर क्योंकि रात में मेलेटोनिन रिलीज़ होता है, एक हार्मोन है जो कि पूरी बॉडी की रिजुविनेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और बॉडी की हीलिंग करता है, ओवरीज़ की भी हीलिंग करता है, उससे ओवुलेशन होती है और सारे हार्मोनल मसले ठीक रहते हैं। दिन में कोई कितना ही सो जाए तो वो रिलैक्स नहीं होगा, क्योंकि मेलेटोनिन नहीं रिलीज़ होगी। ठीक है। फिर फोर्थ जो है वो स्ट्रेस, जो हमारे आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, और हर बच्चा, हर बड़ा, हर कोई स्ट्रेस में है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी देखना है। तो ये मतलब कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये हमारा बढ़ता जा रहा है। प्रॉब्लम। ओवरऑल जो है हमें अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। मतलब हमारा तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि ख़वातीन घर का काम करती हैं तो उनका एक्सरसाइज जो पीरियड है वो पूरा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उसके अलावा एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो एक्सरसाइज नहीं होता, वो रूटीन का काम होता है जो हम लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि इसका इलाज क्या है? फिर अगर हो जाता है तो इनिशियल स्टेजेस पे डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या इलाज इसका स्टार्ट किया जाता है? उसमें जो है, जो हम स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम हिस्ट्री ले लेते हैं। जो मैंने ये सारी इलामात, उससे पहले तो एक ग्रुप वो है कि उसे डायग्नोज किया कि इलामात ये है। ज़ाहिर है तमाम इलामात एक लड़की बच्ची में नहीं होंगी, कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी। नंबर 2 फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस है, जो कि नंबर 1 इज़ अल्ट्रासाउंड, और नंबर 2 कोई बायोकेमिकल लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं जो हम करवाते हैं। और ये हम चीज़ें जब देख लेते हैं, फिर हम एक करते हैं डायग्नोज के ये केस है पॉलीसिस्टिक ओवरीज के। जो केसेस हैं वैसे क्लिनिक में आए एकदम पता चल जाता है। अच्छा। ओवरवेट होते हैं, हेयर ग्रोथ होती है, एक्नी होती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी वो खुद बता देती हैं। तो पहले तो हम ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उन्हें प्लान देते हैं कि मैनेजमेंट प्लान क्या है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लान वो है, मैनेजमेंट का पार्ट है, वो है वेट रिडक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम उन्हें बताते हैं, बहुत मुश्किल काम है वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन कहना बड़ा इजी है, वेट रिडक्शन उसे रिड्यूस करना और फिर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ये तो है। तो उसमें ये है कि हमें मोटिवेशन और टाइम लेके डॉक्टर को क्लिनिक पे, बच्ची अगर है उसकी मदर है साथ, तो दोनों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। उन्हें खुद से अगर ये रियलाइज़ करेंगी ये प्रॉब्लम और इसके आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होंगी और वो फॉलो करेंगी। तो उन्हें बताने की ये ज़रूरत है कि अगर 5 to 10% वेट रिड्यूस कर लिया जाए तो कितनी प्रॉब्लम्स कोई विदाउट मेडिकेशन ठीक हो जाती हैं। और वो प्रॉब्लम्स मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, ओवुलेशन, उनकी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, वो सब खुद ब खुद जो है रिवर्स हो जाती हैं अगर 5 to 10% बॉडी वेट को रिड्यूस कर लिया जाए। अब उन्हें वेट रिडक्शन में हमें जो मैंने कॉजेज़ बताई हैं, क्या वजह है कि इंसिडेंट्स बढ़ रहा है, उन्हीं को ही अगर हम उन्हीं पे वर्क करें तो वो रिवर्स भी हो जाएंगी। नंबर 1 डाइट। अब इन्हें बताने की ज़रूरत है कि डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। इनको ज़रूरत है कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आजकल जैसे पालक, साग, मेथी बहुत अच्छी हैं इस प्रॉब्लम के लिए। और फ्रूट्स में भी लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फ्रूट्स होने चाहिए, जिनका के जैसे कि ये है नाशपाती, एप्पल, आलू बुखारा, चेरीज़, ग्रेप फ्रूट, इस टाइप, कीवी, ये इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो, ये नहीं कि केला, आम, अंगूर, ये हाई ग्लाइसेमिक शुगर वो ज़्यादा हो। इसके अलावा इनको बताने की ज़रूरत है कि इन्हें क्या लेना है, प्रोटीन में क्या लेना है। अब प्रोटीन्स में रेड मीट को अवॉइड करना है, जैसे कि बीफ और मीट को अवॉइड करना है। वो क्यों? क्योंकि उसमें हिडन फैट होती है ज़्यादा। तो इन्हें ज़रूरत है लेने की वाइट मीट। चिकन खा सकते हैं या फिश खा सकते हैं। चिकन फिश खा सकते हैं, एग्जैक्टली।
वो खा सकते हैं। और इसके अलावा जो है इनको कार्बोहाइड्रेट्स अगर ये पूछते हैं हमसे कि उसका हम प्लान इन्हें बताते हैं कि वह होल ग्रेन्स ले, जैसे चक्की का आटा उसकी रोटी ले या जौ का आटा वो ले। अच्छा, ठीक है। इस तरह लेंगे। फिर नट्स, हैंडफुल ऑफ नट्स वो उन्हें डेली लेने की ज़रूरत है। और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स में पानी, कभी भी फ्रेश जूस या टिन जूस नहीं लेना, हमेशा पूरा फ्रूट लेना है फाइबर के साथ। एग्जैक्टली हाँ, होल फ्रूट खाएं, क्योंकि अगर हम फाइबर ही नहीं खाएंगे तो हमारे जो इनटेक है, हम जूस पीते हैं उसमें सिर्फ हमारा शुगर ऐड ऑन होता है, फाइबर तो निकल जाता है सारा जितना भी हम लोग उसमें डालते हैं। तो हमारे साथ जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोना ज़फ़र मौजूद थी। डॉक्टर मोना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और जनाब PCOS के हवाले से हम बात कर रहे थे, क्योंकि ख़वातीन में ये बीमारी अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसकी शरह ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बाकी ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, और जिस तरह हमने बात की इसकी अलामात के हवाले से और जिस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है उस पर हमने बात की है। तो जनाब अब आगे बढ़ते हैं और जिस तरह बात की है हमने किताबों के हवाले से बात करनी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट के मैदान के हवाले से या PCB के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि शाहिद आफरीदी को जनाब चीफ सिलेक्टर बनाया जा रहा है, बना दिया गया है। तो उन्हीं के हवाले से उनकी आबिदी के हवाले से एक किताब है जिसके हवाले से आज हमें तारुफ सुनने को मिलेगा। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अहमद साहब, बताइएगा इस किताब के हवाले से। जी शुक्रिया मुनीबा। आज आपको जो किताब आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही दिलचस्प है, शाहिद आफरीदी पे, शाहिद आफरीदी गेम चेंजर। और ये किताब बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखी गई और जो बड़े मशहूर हमारे दुनिया TV के साथ भी मुंसलिक रहे, वजाहत एस वजाहत वाजब्रो इन्हें कहते हैं, उन्होंने वजाहत एस खान उन्होंने इस किताब को लिखा। अफरीदी साहब ज़ाहिर है उनको डिक्टेट करते रहे और वो उनको बताते रहे तो वो अपनी ज़ुबान में लिखते रहे। बहुत अच्छी अंग्रेज़ी में लिखा और इसका जो तर्जुमा किया है वो हमारे लिए किया है एक मतलब नो आमोज़ आप समझ लीजिए ज़फ़रुल्लाह साहब ने। और इस किताब को शाया किया है जमहूरी पब्लिकेशंस ने शाया किया। इसकी अगर बैक टाइटल पे देखें तो आपको आफरीदी के बारे में मुख्तलिफ आरा मिलेंगी, सर विवियन रिचर्ड की, वसीम अकरम, सचिन तेंदुलकर, रमीज़ राजा और केवन पीटरसन। KP जो कहलाता है, जो टॉल मैन था और आंखें बंद करके छक्के मार सकता था और वो रिवर्स स्वीप पे भी छक्का मार सकता था, हैरान कुन आदमी। वो अजीबोगरीब मिसाल के तौर पे मैं आपको उसकी बात बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर जो जहाँ हमारे हमसाए में वो तो क्रिकेट का भगवान समझा जाता था, वो है कि जब रन्स दरकार हों, चौको छक्कों की ज़रूरत हो, जब इसका बल्ला चल रहा हो, शायद अफरीदी एक नहायत ख़तरनाक खिलाड़ी हो सकता है। अब ये देखिए, अफरीदी साहब की किताब सारा मुताला करें तो आपको एक पता चलेगा कि एक ज़हीन आदमी है, लेकिन हमारे निज़ाम ने उसके टैलेंट को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। वो ये मैं क्यों कह रहा हूँ और आपको शायद हैरत भी होगी कि अफरीदी के बारे में ये बात कि जिसने 20 साल से ज़्यादा क्रिकेट को दिए, वर्ल्ड कप जितवाया हमें, 2009 का वर्ल्ड कप, ये सेमीफाइनल फाइनल में मौसूफ मैन ऑफ द मैच थे। जी मैं बिल्कुल आई ओन माई वर्ड्स। वजह क्या है, इतना बेपनाह टैलेंट का आदमी जो लेग स्पिन करता है और आलीशान लेग स्पिन करता है, इसके बाज़ फ्लिपर्स खेले नहीं जाते थे और अकेला बंदा ही पूरी आधी टीम उड़ा देता था। लेकिन इसके अंदर जो कंसिस्टेंसी, जो कामनेस, वो कहते हैं कूल काम एंड कलेक्टिव होना चाहिए एक क्रिकेटर को, वो ये नहीं थे। हिजान था, तबीयत में तेज़ी थी, जिसकी वजह से बस आए और आगे उठा दिया, लग गया तो वो स्टेडियम पार या कम से कम बाउंड्री पार न लगा तो बोल्ड हो गए या कहीं पे कैच दे बैठे। तो इस टेंडेंसी के साथ इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट में 20 साल गुजारे। कहा यह जाता है कि अगर किसी और टीम में होते तो शायद ये 20 साल ना गुजार पाते, और ये बात दुरुस्त है। ऑस्ट्रेलिया जैसे निज़ाम में अगर ये होते तो या तो इनको सीधा कर दिया जाता और इनसे वही काम लिया जाता जो मिसबाह-उल हक का काम था, कि या बाबर आजम भी इस तरह करते हैं, कंसिस्टेंटली स्कोर करें अगर करना है तो। हमें आपकी 15 इनिंग्स के बाद एक अच्छी इनिंग्स, इसके बल्कि ये अफरीदी के बारे में ही कहा जाता है, इससे अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है तो इसको ड्रॉप कर दें। जब वापस आता है तो अपने आप को मनवाने के लिए ये बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। बहरहाल बहुत अच्छी खूबसूरत किताब है। इसमें मिसाल के तौर पे
जो कराची और पंजाब का फ़र्क है, इन्होंने बताया कि जो बैट्समैन हैं ज़्यादातर वो कराची से आते रहे हैं और जो बॉलर्स हैं फास्ट बॉलर, वो वकार यूनुस हो, वसीम अकरम हो, वो पंजाब से या ज़्यादा से ज़्यादा के पी के से। इसके अलावा इन्होंने लिखा कि एक बाब है पूरा, सियासत पठानों के बस का रोग नहीं। इन्होंने बिलावल साहब का जिक्र किया, फिर खान साहब का जिक्र किया, धरनों का जिक्र किया, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, जरदारी का, परवेज़ मुशर्रफ, राहील शरीफ हो, बल्कि आखिर पे तंजन कहते हैं कमर जावेद बाजवा जो रिटायर्ड जनरल हैं, रमीज़ राजा और हर्षा भोगले को कहते हैं कि भाई साहब आपसे ज़्यादा कमर साहब को क्रिकेट की सेंस थी। तो ये बात हमें महसूस भी होती है। अभी रिसेंटली जो पिंडी स्टेडियम में हुआ है मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड का, उसमें कमर जावेद साहब वहाँ पे खुद मौजूद थे। अफरीदी ने 22 साल क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए, और ये जो 22 साल थे, ये पाकिस्तान जब से बना है, ये किसी भी 22 साल के दौरानिए से ज़्यादा हंगामा आरा थे। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि 1999 में, अभी ये क्रिकेट का आगाज़ ही था, तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप फाइनल, ओडीआई का वर्ल्ड कप फाइनल, उसमें एक इनिंग्स के अंदर ही दोनों इनिंग्स हो गई और पाकिस्तान बुरी तरह हार गया ऑस्ट्रेलिया से। तो अफरीदी ज़ाहिर है उसमें था। फिर 37 बॉलों पे 100 रन इसने आते ही 96 में बनाए। उसके बाद फिर आपको पता है कि सलमान जो हमारा कप्तान था क्रिकेटर, उस पर भी, और मोहम्मद आमिर जैसे ब्रिलियंट प्लेयर पर, मोहम्मद आसिफ पर, इन सब पे स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा। फिर 2009 में लिबर्टी में श्रीलंका पे हमला हो गया, पाकिस्तान से क्रिकेट चली गई। तो ये सारे अजीबोगरीब वाक़यात, फिर इनके मिजाज की वजह से वकार यूनुस जैसे कोच के साथ फड्डे रहे। बल्कि ये खुद इन्होंने किताब में लिखा हुआ है कि मैं कोचिंग का स्टफ़ नहीं हूँ, अगर मेरी बात किसी को समझ नहीं आएगी, मैं एक दफ़ा बताऊँगा, दूसरी दफ़ा बताऊँगा, तीसरी दफ़ा थप्पड़ मार दूँगा। तो ये इनके मिजाज का हिस्सा है। बहरहाल ये किताब बहुत ही शानदार है। हम जैसे लोग जिन्होंने शाहिद अफरीदी के साथ एक समझ लें पूरा जवानी गुजारी है इसको देखते हुए, इसको एंजॉय करते हुए, उसके लिए ये बड़ी ही शानदार है। और इसमें सियासत पर बड़ी ही शानदार गुफ्तगू है। इसीलिए कहते हैं कि इमरान खान अगर वज़ीर-ए-आज़म। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया। जैसा कि सब जानते हैं जनाब, लाहौर की सियासत दिन ब दिन दिलचस्प और संगीन होती जा रही है। हर नया दिन नई गेम के साथ शुरू होता है और सुबह कुछ हो रहा होता है और शाम को कुछ और होता है। नून लीग पूरी कोशिशों में है कि किसी तरह तख्ते पंजाब पर कब्जा जमा लिया जाए, लेकिन परवेज़ इलाही भी कुर्सी से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे और रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया है कि असेंबली का इजलास कब तलब करना है, हम अभी ये तय करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने एक अहम ऐलान ये भी किया है कि एतमाद का वोट लेकर असेंबली तहलील कर दी जाएगी। मतलब कि तहरीक इंसाफ असेंबली तहलील करने के लिए आखिर तक लड़ने का इरादा रखती है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीटीआई अरकान असेंबली इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए 28 दिसंबर को कौमी असेंबली जाएंगे और तमाम मेंबरान असेंबली खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जमा होंगे और इमरान खान अरकान असेंबली से वीडियो लिंक के ज़रिए अपना खिताब करेंगे। नंबर गेम की दौड़ लगी हुई है जनाब। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने हुसैन बहादुर दरेशक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है और परवेज़ इलाही कहते हैं कि हुसैन बहादुर दरेशक मेरी काबीना के काबिल वज़ीरों में से एक वज़ीर हैं और वो मेरे लिए मोनिस इलाही की तरह हैं। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब बात अगर कर ली जाए नून लीग के अगले लायामल की, तो जनाब नून लीग ने भी कमर कस ली है और मैं ना मानूं की सियासत इस वक्त चल रही है। नून लीग ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत के इजलास में यहाँ हम फैसला भी किया गया है और नून लीग के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए दरख्वास्त भी अपनी तैयार कर ली है। तो गेम मज़ीद दिलचस्प होती जा रही है दिन ब दिन। अब देखना जनाब ये है कि तहरीक इंसाफ तख्ते लाहौर बचा पाएगी या फिर नून लीग अपना जो कब्ज़ा है
वो जमाने में कामयाब हो जाएगी। तो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है लियाकत अली हैं। लियाकत साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। लियाकत साहब बताइएगा, क्या गहमा गहमी चल रही है? गेम तो चेंज होती जा रही है दिन ब दिन। बिल्कुल, पंजाब का जो सियासी मंजरनामा है काफी गंभीर है। एक तरफ मुस्लिम लीग जो है वो अपने पॉलिटिकल कार्ड खेल रही है, तो दूसरी जानब पीटीआई और काफ लीग भी जो है वो अपनी साफबंदी में मसरूफ है। आज इमरान खान ने दोबारा जो पंजाब की पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है उसका इजलास बुलाया है, ताकि ये लाहेअमल तय किया जा सके कि एतमाद का वोट जो है वो वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ को कब लेना है, और जो नंबर्स गेम जो बैरून मुल्क पीटीआई के अरकान असम्बली गए थे उनकी वापसी किस कदर मुमकिन हुई है। क्योंकि एक दो एमपीएस जो हैं वो तो लगता है कि ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हैं टुवर्ड्स पीटीआई, कि वो पीटीआई के साथ शायद चलना चाहते हैं या नहीं, वो इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है। कुछ एमपीएस जो हैं वो बैरून मुल्क से वापस आ चुके हैं, शायद एक आध एमपी ऐसा है जो अभी बैरून मुल्क है। तो वो 2 रोज से जो इमरान खान की अपनी पंजाब की सीनियर लीडरशिप से मुशावरत चल रही थी, और आज तीसरा रोज है, आज फिर ये एक अहम मुशावरत होगी। तो बुनियादी तौर पर पीटीआई जो है वो हर सूरत एतमाद का वोट लेकर असम्बली तहलील करने का इरादा रखती है, लेकिन शायद मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म जो है वो चाहती है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, अदलिया की जो हियरिंग है उसके मुताबिक स्ट्रेटजी तय की जाए। पीटीआई की सीनियर लीडरशिप जो है वो एक रोज कबल रात को जो है वो वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ से तफसीली तौर पर मुलाकात भी करके आई है, जिसमें सीनियर मिनिस्टर मियां आसिम इकबाल, सूबाई वज़ीर अली अफजल शाही और इसी तरह दीगर क़यादत जिसमें शामिल कुरैशी, फवाद चौधरी भी शरीक थे, वो सब गए थे। तो बुनियादी तौर पर तो सबबंदी हो रही है, मुस्लिम लीग भी कतई तौर पर नहीं चाहती। अच्छा, लेकिन अंसारी साहब मुझे बताइए कि जब ये किया जाएगा, नंबर गेम पूरी है तहरीक इंसाफ के पास, जब एतमाद का वोट लिया जाएगा? देखिए, पीटीआई का ये क्लेम है कि उनके पास 177 अरकान हैं। हाँ। और बहुत कम मार्जिन है। अगर एक वो एमपीए भी जो है वो एतमाद की वोट के दिन तस्लीम कर गए तो उस दिन पंजाब गवर्नमेंट जीत सकती है। तो बड़ी एहतियात की जरूरत है, बड़ी मुहताज होने की, गिनती की दोबारा अक्सर लॉ जो है वो गिनती करने की जरूरत है। क्योंकि मैं खुद जाती तौर पर 1-2 ऐसे एमपीएस को जानता हूँ जिनसे हमने जब बात की है तो वो ज़हनी तौर पर मतलब कंफ्यूज है कि वो पीटीआई के साथ चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते, या वो एतमाद के वोट में आएंगे या नहीं। इस तरह की जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मुमकिन है कि वो आखिरी वक्त में अपना फैसला तब्दील कर लें। तो एतमाद के वोट का काफ़ी मुश्किल टास्क है। जो मुस्लिम लोग इतनी पुरुम्मीद है, वो लगता यही है कि शायद 1 से 2 एमपीए कम से कम जो है वो मैनेज कर चुकी है, उनके साथ अपनी आइंदा की जो है वो अलाइनमेंट कर चुकी है। इसी वजह से वो सिर्फ एतमाद के वोट पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अदम एतमाद का उन्हें पता है वो वापस भी ले चुके हैं और अदम एतमाद वो कामयाबी नहीं करवा सकते। ठीक है अंसारी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान वज़ीर आला हैं और रहनुमा पीटीआई हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम बताइएगा, गेम चेंज होती जा रही है और मज़ीद दिलचस्प होती जा रही है दिन ब दिन। अब नून लीग ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है, तो क्या कहेंगी इसके ऊपर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जितना मर्जी आगे भागना, ये बेसिकली इलेक्शन से दौड़ रहे हैं, कभी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट। असल अदालत जिसमें ये जाने से घबरा रहे हैं वो है अवाम की अदालत। ये चले जाए सुप्रीम कोर्ट के अलावा ये यूनाइटेड नेशन में भी चले जाएं, तो इनको इलेक्शन तो लड़ना पड़ना है। अवाम की अदालत को तो फेस करना ही पड़ना है। और जिस दिन अवाम की अदालत में ये जाएंगे, अवाम इनके खिलाफ पहले ही सो मोटो एक्शन ले चुकी है, अब सिर्फ उसके ऊपर अमल दरामद होना बाकी है। वो जिस दिन इलेक्शन हो गया, आप देखेंगे कि इन आने वाली नस्लों की सियासत को अवाम किस तरह से दफन करते हैं। अच्छा, अफसोसनाक सिचुएशन है कि देखें, ये एक जमहूरी मुल्क है और जिसमें जमहूरियत किसको कहा जा रहा है? चोर डाकुओं का टोला जो हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, और जो जमहूर है जिनकी वजह से जमहूरियत होती है, इनको टोटल इग्नोर किया जा रहा है। उनके दीवार पे लिखे हुए फैसलों को कोई नहीं सुन रहा। पाकिस्तान में अवाम के मैंडेट को चुराना ये अपना हक समझते हैं। इस तरह जैसे ये विरासत इनको मिली है ना,
और जिस तरह से ये मुल्क को भी अपनी विरासत समझ रहे हैं, इस मुल्क के साथ जिस तरह से 24 घंटे माशाल्लाह दिन रात मेहनत करके इन्होंने लूटा है, लूट के दौलत के जो अंबार जमा किए हैं, इसी तरह अब ये समझते हैं कि अब इलेक्शन में जाए बगैर इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करे, और वो हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। अवाम इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना वो मानेंगे। जिस दिन इलेक्शन हो गए अवाम देखें, हम लोग भी देख रहे हैं कि शायद इनको अक्ल आ जाए, इनको समझ आ जाए पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच गया, इससे मजीद बर्बादी और क्या होगी। तो जिस दिन अब दोबारा अवाम होपलेस हुए कि ये इलेक्शन कराने का इरादा नहीं रखते, तो अवाम इनका मुहासबा करेगी, वो गली मोहल्ले में भी करेगी, बिकॉज पाकिस्तान के हालात आगे कोई अच्छे नहीं मैं देख रही। पॉलिटिकली तो खराब हैं, बदतरीन है पिछले 8 माह से, लेकिन इस पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से जो इकोनॉमी का क्राइसिस जिसने जन्म लिया है वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक और तशवीशनाक है। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम, बेकसूर आवाम, 2 वक्त की रोटी उनके लिए खाना मुश्किल हो गया है। यानी कि एक कैमरामैन का ग्रुप मिला है खान साहब से बीट रिपोर्टर्स के साथ, अच्छा, और उन्होंने सबसे बड़ी जो ख्वाहिश का इजहार किया है, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये कि वो अपने बच्चों को सुबह नाश्ते में अंडा पराठा खिला सके। ये है आपके मुल्क के वर्किंग क्लास के हालात। तो लोग जो 24 घंटे काम करते हैं, जब उनके लिए उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी, पहले हम सुनते थे कि हेलो मैडम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चले जी, दोबारा से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लियाकत अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है। लियाकत साहब बताइएगा, 28 को इन्होंने कौमी असम्बली में भी पेश होना है और वहाँ पे भी इस्तीफे देने हैं, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने ये फैसला किया है कि 28 दिसंबर को जो है वो पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे। वहां पर एक अपना लाहमल तय करने के लिए इजलास करेंगे और उस इजलास से इमरान खान लाहौर से ज़मान पार्क से वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। उसके बाद फैसले कुछ यूं है कि ये अरकान शाम कुरैशी की क़यादत में अपना लाहमल तय करने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली के पास पहुंचे होंगे। अगर स्पीकर को ये ख्वाहिश हुई कि एक करके रुकन आए, तो वो तमाम अरकान इस्लामाबाद में ही मौजूद होंगे और वो वक्फे वक्फे से एक करके स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाएंगे और अपने इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। लेकिन लगता ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली को कोई इतनी जल्दी नहीं है। स्पीकर के इख्तियारात को जो है वो यकीनी तौर पर काफी मामलात में पंजाब में, अगर स्पीकर पंजाब असम्बली के मामलात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो इसी तरह स्पीकर कौमी असम्बली को भी बात मामलात में खुद कोई चीज जो है वो वेरीफाई करने के लिए रूल्स में कुछ तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो लगता यही है कि उस रोज की स्पीकर कौमी असम्बली जो है इन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। शायद ये चंद एक के इस्तीफे मंजूर करके बाकी को लटकाया जाए। तो अगर स्पीकर कौमी असम्बली ये मामला लटकाने पे आ जाए तो 123 के करीब जो इस्तीफे हैं इनको मंजूर करने में काफी वक्त लग सकता है। बहरहाल हुकूमत कतई तौर पर नहीं चाहती कि इतना बड़ा जो है एक कौमी असम्बली का खिलाफ पैदा हो। 123 के 23 इस्तीफे एक ही दिन में कबूल करके तो वहाँ पर फिर ज़िमनी इलेक्शन करवाने पड़े। ठीक है, स्पीकर कौमी असम्बली के पास ये इख्तियार है कि वो नहीं भी जनाब इस्तीफे एक्सेप्ट कर सकते हैं। दोबारा से मैडम से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। मैडम बताइएगा, जिस तरह लियाकत अंसारी साहब कह रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली के पास इख्तियार मौजूद है कि वो इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं सारे के सारे, और आप लोगों ने इरादा किया है कि 28 दिसंबर को कौमी असम्बली जाके वहाँ पे पेश हो के इस्तीफे देने हैं। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि देखें, असूली तौर पर तो जब हमारी नेशनल असेंबली की सारी पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिजाइन कर दिया था तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए था। कासिम सूरी साहब ने तो कर भी लिए थे। खैर, अब ये जिन ख्वाहिशों का इजहार कर रहे हैं कि जी हैंड रिटन होना चाहिए, ठीक है, बात सब आके अपनी प्रेजेंस शो करें। अब हमारी जो नेशनल असेंबली की पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये बुध इंशाल्लाह सब केपी हाउस में पहले एक मीटिंग होगी जिसमें सारे इकट्ठे होंगे, वीडियो लिंक के थ्रू हमारे चेयरमैन साहब खिताब करेंगे, एंड देन फिर हैंड रिटन रेजिग्नेशन के साथ ये सब असेंबली जाएंगे। और अगर स्पीकर साहब जरूरी समझते हैं कि 1-on-1 सारे जाएं, एक एक बंदा जाता जाएगा, वो अपना रेजिग्नेशन भी देगा और बताएगा इनको कि भाई हम इस्तीफे दे चुके हैं, इनको कबूल फरमाएं, मेहरबानी आपकी।
अब इशू ये है कि जब भी स्पीकर नेशनल असेंबली को पता चलता है कि पीटीआई अरकान असेंबली, हमारी ज़ाहिर डिस्कशन होती हैं, हम लोग जब भी जौन सी डेट भी हम डिसाइड करते हैं, स्पीकर साहब भाग जाते हैं इस्लामाबाद से। वो फवाद भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे कहा कि फुड़क के कभी इधर तो कभी उधर। अब हम तो कल ये भी मीटिंग में डिस्कशन हुई है कि कुछ अगर ये फिर फुड़क जाते हैं तो फिर इनको पकड़ने का एक ही तरीका है कि फिर डेट अनाउंस ना की जाए और वहां पे सब इकट्ठे हों। और लेकिन ऑलरेडी तो आप 28 की कर चुके हैं डेट। नहीं, बुध की तो हम ट्राई करेंगे, बुध की हम ट्राई करेंगे, लेकिन कौम ये तमाशा देख रही है, मीडिया गवाह है इस चीज का कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इनको ये मुल्क ठेके पे नहीं लिया इन्होंने। अच्छा, अगर मैडम इस्तीफे नहीं कबूल किए जाते हैं उस दिन सारे के सारे, तो क्या लाया अमल आप लोग अपनाएंगे फिर? मुनीबा, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जमहूरी मुल्क को ठेके पे चलाने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी। ये ठेके पे जो NRO 2 की शक्ल में इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये इलेक्शन के बगैर कब्जा करके, इस मुल्क के आवाम की मैंडेट का कब्जा करके, ये इस मुल्क के ऊपर लूट मार की लाइसेंस तो इन्होंने ले लिया है। अब करप्शन तो पाकिस्तान में ऐन हलाल करार पाई है, ऐन आईनी करार पाई है, अकॉर्डिंग टू जो नैब लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अब कभी भी इनको पता है कि हुआ तो ये तो फारिग हैं, तो वो जो दिन भी मिल जाए इनको ये गनीमत समझ रहे हैं। उसमें अल्लाह भला करे इन इदारों का जो इनको हेल्प कर रहे हैं। मेरी मुराद है इलेक्शन कमीशन, जिनको खुलेआम जो सिंध हाउस की मंडी थी वो पंजाब में फिर लग चुकी है। शर्जील मेमन है, नासिर हुसैन शाह साहब यहाँ पे कौन सी खजूरें खरीदने आए थे? अच्छा। कौन से आलू छोले की रेडी लगाने आए थे? क्या करने आए थे यहाँ पे? पूछा जाए ना, क्या इनका ना ये 3 में ना 13 में पंजाब की सियासत में इनकी तो खुद की पंजाब क्या सिंध में भी जमानतें जब्त होनी है। लेकिन कुछ चीजें यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने सरेआम खुलेआम, उसने उसकी वीडियोस मौजूद है, उसके ऊपर सुमुन बुकमुन है हमारा ECP, और जिन्होंने इनको खुली छूट दी हुई है अवामी मैंडेट के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ मंडी लगाने की। तो हमने इनको एक ऑफर दी है कि 5-5 अरब रुपए हमें दे दें, उससे हम एक हॉर्स ट्रेडिंग हॉस्पिटल बनाते हैं। अच्छा। जिसमें जरदारी साहब की कमर का इलाज, जिसमें अद्दी फरियाल तालपुर भी एडमिशन ले सकती हैं, छोटी सर्जरी को भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, प्लेटलेट्स काउंट वाले को भी हम जब भी इनके केसेस वैसेस तो खुलने हैं, जिस दिन जमहूरी लोग आए, जिस दिन अवाम का मैंडेट इस मुल्क में आया, जाहिर है चीजों ने तो चेंज होना है, तो फिर हम उस हॉस्पिटल में इनको फ्री सर्विस देंगे क्योंकि वो इनके पैसों से बना होगा। शर्म आनी चाहिए खुलेआम आइन और कानून की धज्जियां उड़ाना, खुलेआम करप्शन करना। करप्शन का मुझे ये बताओ कि अगर ये हलाल का पैसा हो, हाकिम जरदारी से ओन किया हो, तो जरदारी ये ऑफर करे 75 करोड़ रुपया। चले मैडम, मुझे पंजाब के वाले से थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन पंजाब के वाले से करना चाहूंगी। मुझे बताएं, नंबर गेम आप लोगों की पूरी है पंजाब के एतमाद के वोट के हवाले से? बिल्कुल पूरी है जी, इसीलिए हमने सोचा है कि हम 11 का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग ये प्लान, हमारी मीटिंग हुई है, उसमें मुशावरत बाकी थी हमारी CM साहब के साथ कि उनके साथ भी डिस्कस किया जाए तो जल्द अज जल्द एतमाद का वोट लें और फिर उसके बाद फिर जो भी अगला लाया अमल होगा वो आपको पता ही है, वो हमने डिसॉल्व करनी है असेंबली। उसके अलावा तो वो पाकिस्तान को, पंजाब को बचाने की कोई सूरत नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और अपना मौक़िफ़ जो है वो हमारे साथ शेयर किया है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, तर्जुमान वज़ीर आला, और जनाब रहनुमा PTI हमारे साथ मौजूद थी। लियाकत अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत साहब, आपने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी है मुसर्रत साहिबा की, मुझे बताइएगा कि आगे क्या क्या नया कोई पिंडोरा बॉक्स खुलने वाला है? जिस तरह उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के यहाँ पर लोग मौजूद थे, हॉर्स ट्रेडिंग भी हो सकती है, जो मंडी है वो भी सरगर्म हो सकती है, तो इस तरह के कोई चांसेस हैं अभी भी? देखिए, समाज के वोट के लिए तो सिर्फ 2 से 3 MCs को ही डिस्टर्ब करना काफी होगा कि वो रोज अगर एब्सटेन करते हैं तो मुस्लिम लीग का सारा एजेंडा जो है वो अब फुलफिल हो सकता है, जो पंजाब गवर्नमेंट है वो गिर सकती है। तो इसीलिए वो कुछ टारगेटेड लोगों पे उन्होंने काम कर रखा है, लेकिन देखते हैं कि वो उसमें कामयाब होते हैं कि नहीं। उसमें स्पेशली 1 से 2 खवातीन जो है वो स्पेशल फीस की हैं जिन पर काम किया गया। एक खातून तो मेरी उससे खुद भी बात हुई है, वो भी काफी कंफ्यूज हैं कि उन्होंने किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। तो
वो कह रही हैं कि मैं तो इमरान खान के कहने पर परवेज लाई को एतमाद का वोट दे दूंगी, परवेज लाई के कहने पर एतमाद का वोट नहीं दूंगी। तो Okay. इस तरह की कोई बातें हैं। तो लगता है कि कुछ एमपीएस पर काम मुस्लिम लीग ने किया है, ये बात अब यकीनी हो रही है। इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंस जो है वो एतमाद के वोट पे ही सिर्फ वोट दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पर अगर ये 187 नंबर कह रहे हैं तो सिर्फ 2 एमपीएस भी डिस्टर्ब हो जाए तो 185 पे नंबर आ जाएगा और फिर वो एतमाद के वोट का अमल नामुकम्मल हो जाएगा। तो हुकूमत इस तरह गिर सकती है। तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट जाने का मुस्लिम लीग होना इरादा रखती है और वहां से देखते हैं कि इन्हें रिलीफ मिलता है या फिर कुछ सूरत इस तरह की है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरव्यू करके कोई इस तरह का कुछ चीज जमहूरी सिस्टम की बेहतरी के लिए कोई ऐसा फैसला देती है कि जिससे जमहूरी सिस्टम पर बेहतर असरात मुरतब हों। तो मामला तो पहले भी अदलिया से ही रिलीफ मिला है पीटीआई को और काफी को, और अगर मुस्लिम लीग चाहती है कि कोई उन्हें भी रिलीफ मिले तो वो सुप्रीम कोर्ट गई है। तो मामला तब सियासत के हवालों में तो नहीं तय बिल्कुल पा ऐसे रहे ही हैं। आपस में अब तो कोई मामले तय नहीं पाते हैं, फिर एट द एंड हमें अदालत का दरवाज़ा ही खटखटाना पड़ता है। अच्छा अंसारी साहब मुझे बताइएगा, कल हुसैन बहादुर दरिशक साहब ने भी इस्तीफ़ा दिया, तो इनका क्या मामला है, क्यों इस्तीफ़ा दिया इन्होंने? देखिए, इन्होंने जो कैबिनेट का सेकंड लास्ट इजलास हुआ था उसमें इनकी वज़ीर आला पंजाब से कुछ तलखी हो गई थी। उस तलखी के नतीजे में ये इजलास से उठकर चले गए थे और इस बात का ऐलान कर गए थे कि वो मुस्ताफी हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटरी परवेज लाई को भिजवा दिया, लेकिन परवेज लाई ने वो इस्तीफा जो है उनका नामंजूर कर दिया है, मुस्तरद कर दिया और इस बात के लिए उनकी तारीफ की है कि वो एक अच्छे कैबिनेट मेंबर हैं। उन्होंने तो कहा है कि मेरे लिए मोने सिलाही की तरह है। बिल्कुल, क्योंकि मुनीबा ये बात हमने कोशिश करें कि जो सरदार हुसैन बहादुर दरिशक हैं, पहली बात तो ये किसी कहते हो शुबे से बाला तर है कि वो पीटीआई के साथ कमिटेड हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन फिर भी इस बात की ऐसे मौके में जब एक एक वोट कीमती है तो ऐसे में किसी एक एमपीए को भी नाराज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि उनका इस्तीफा मुस्तरद कर दिया और उन्हें बतौर वजीर अपनी खिदमत जारी रखने की हदायत की गई है, क्योंकि ऐसा नाजुक मौका है कि सिर्फ 2 एमपीएस जो हैं वो आपकी पंजाब हुकूमत को गिरा सकते हैं। अगर वो लेफ्ट से राइट हो जाएं या फिर अदरवाइज उनका कोई फैसला सामने आ जाए, एक्सचेंज कर जाएं, बीमार हो जाएं, बैरून मुल्क चले जाएं, कुछ हो जाए उनको, तो इसलिए फिर ये जरूरी था कि जो पीटीआई के अंदर छोटे मोटे इख्तलाफात हैं उन पर काबू पाया जाए और ये उसी सिलसिले में है कि परवेज लाई ने उनका इस्तीफा नामंजूर किया है। ठीक है जी, हमारे साथ लियाकत अंसारी साहब नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद थे और जनाब पॉलिटिकल सिचुएशन पे हम बात कर रहे थे कि दिन ब दिन जो सियासत का रुख है वो तब्दील होता जा रहा है और इस पे हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और जनाब इन दोनों बड़े शौरा को आज हम अपने इस सेगमेंट में जनाब ट्रिब्यूट पेश करेंगे और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ 2 शौरा मौजूद हैं। जनाब GA नजम साहब हैं और उनके साथ आज हमें ज्वाइन किया है नीलोफर अफजल हैं और इन दोनों को मैं खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक है, आप भी ठीक है नीलोफर? नजम साहब आप ही से पहले शुरू करना चाहूँगी। आज 2 बहुत बड़े शौरा की जनाब बरसी मनाई जा रही है, उनको आज याद किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इनके ऊपर? सबसे पहले आज के किस तरह की इनकी शख्सियत को आपने इनकी शायरी में पढ़ा और क्या इनका जो उसलूब था किस तरह का लगा आपको? पहले नंबर पे तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपकी पूरी टीम का। आपने एक भरपूर तारुफ पेश किया और मैं समझता हूँ कि जो आज अहद हाज़िर जो तकाज़ा करता है वो ये करता है कि हम अपने जो सीनियर्स हैं उनको किस तरह रिस्पेक्ट देते हैं और किस तरीके से उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, ये बहुत अहम है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको इस तरीके से खराज तहसीन पेश करना यकीनन खुशायद है और वो इसको डिज़र्व भी करते हैं। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वो एक स्कूल ऑफ थॉट थे मुनीर नियाज़ी साहब और एक ज़माना उनसे मुतासर है और उनकी नज़्म जो है उसने शोहरा आफाक जो है वो बुलंदियों पर जो है वो राज किया है और अभी भी हमारे दिलों में ऐसे है जैसे ही इंसान उस जो है नज़्म को सुनता है, पढ़ता है, तो दिल में वही तिश्नगी बरपा हो जाती है कि उनसे
जो है उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। बहरहाल उनकी शायरी के ज़रिए वो हमारे दिलों में मौजूद हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। हम उनसे जो है बतौर तालिब इल्म इस्तिफ़ादा करते हैं अपनी शायरी की बेहतरी के लिए, अपनी थॉट्स की बेहतरी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। ठीक है नीलूफ़र, आप क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत से परवीन शाकिर साहिबा के लिए क्या कहेंगी? किस तरह की उनकी शायरी आपको पसंद है? ज़्यादा क्या खूबसूरत लगता है उनके अंदर आप? सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है परवीन शाकिर की बरसी को इस तरह से सेलिब्रेट करना और उनके लिए लफ्ज़ करना। बेसिकली उन्होंने निसाई शायरी को जो दवाम दिया है या जो रिकग्निशन मिली है वो मेरा ख़्याल है कि हम सब के लिए एक बहुत ऑनर की बात है। परवीन ने निसाई आवाज़ को बहुत उरूज पे पहुँचाया, निसाई जज्बात को ख़ासकर रोमांटिसिज्म में उन्होंने जो इस्तारे इस्तेमाल किए हैं, जो उनका लहजा है बिल्कुल वो खुशबू की शायर हैं और उन्होंने वही धीमे लहजे की विसाल और हिज्र और निसाई जज्बात को उन्होंने बहुत खूबसूरती से अल्फाज पहनाए हैं। नज़्म हो, गज़ल हो, हम उनको पढ़ते हुए बड़े हुए हैं और हर दौर के लिए अच्छी शायरी की ये खूबसूरती होती है कि वो हर दौर के लिए वैलिड होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। उसकी वैलिडेशन आप आजकल के भी नौजवान जो भी पढ़ने वाले हैं क़ारीन हैं तो वो उसको उतना ही अपने लिए रेलेवेंट पाते हैं और उससे उस तरह से इस्तिफ़ादा करते हैं जिस तरह के वो आज से 10 साल पहले रही होगी। तो ये एक अच्छी शायरी की पहचान भी होती है, शनाख्त भी होती है। और परवीन ने जिस तरह से इसको कैरी किया अपनी शख्सियत के साथ साथ, अदबी शख्सियात बहुत सारी रही हैं लेकिन निसाई आवाज़ों में जो उनका दर्जा है वो बाकियों से ज़रा बड़ा है। उसकी वजह ये कि उन्होंने अपने काम को अपनी शख्सियत के साथ उस तरह से कैरी किया कि वो दूसरों के लिए एक प्रिविलेज और एक ऑनर है उनको फॉलो करना या उनके अहद का या उनके स्टूडेंट्स होना। इट्स सच एन ऑनर टू स्पीक ऑफ हर लाइक। अच्छा नजम साहब, आप मुझे बताइएगा आज का जो शायर है वो ये तमाम से जितने भी हमारे लेजेंड शायर हैं जो गुजर गए हैं उनसे क्या क्या उन्हें सीखना चाहिए जो उन्होंने अभी तक नहीं सीखा है? मैं समझता हूँ कि आज का शायर जो है वो यकीनन साज़ा को पढ़ के उनसे इस्तिफ़ादा करके और जदीद जो वो ढंग है उसके तौर पर शेर कह रहा है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ये यकीनन उन्होंने एक रास्ता बनाया नए आने वालों के लिए, उनके लिए तरीक़ाकार मुतय्यन किए, तो उसके ऊपर चलते हुए आज का शायर ना सिर्फ इस्तिफ़ादा कर रहा है और मैं क्योंकि प्लेटफॉर्म रन भी कर रहा हूँ तो मुझे जो है वो नित नए शोरा को सुनने का मौका मिलता है तो उनके अंदर क्लासिकल शायरी को और जदीद शायरी को जिस ढब से वो निभाते हैं और जिस खूबसूरत अंदाज से जो है वो शायरी पेश करते हैं वो यकीनन लायक तहसीन है। तो मैं समझता कि एक रवायत जो उन्होंने कायम की और जो एक रास्ता उन्होंने बनाया नए आने वालों के लिए, नया शायर आज का उससे इस्तिफ़ादा कर रहा है और बहुत सीख रहा है और मैं यही कहूँगा ये सीखते रहना चाहिए और इस सीखने के अमल को कभी रुकना नहीं चाहिए। और मैं देख रहा था इंटरव्यू, बड़ी दफ़ा देख चुका हूँ परवीन शाकिर साहिबा का और मनीन नियाज़ी साहब का, कितने प्यारे अंदाज में वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और हमारे जैसे जूनियर्स के लिए उसके अंदर बहुत सारी मिसालें और बहुत सारे तरीक़ाकार छोड़ के गए कि बात करने का अंदाज़ क्या होता है। शायद हम उसके जो है वो 1% को भी ना पहुंच सके लेकिन ज़ाहिर है एक वक्त का तकाज़ा है तो उनके बारे में बातचीत करने के लिए जो एजाज़ दिया गया उसके वजह से मैं चाहूँगा कि वो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कैसे वो बात करते रहें, किस तरीके से खूबसूरती से वो शेर कहते रहें, उसको देख के अपने जदीद तकाज़ों को भी हम आंग रखना चाहिए। एग्जैक्टली और उनको आगे लेकर चलना चाहिए, उनके जो चीज़ें थी, उनके जो पॉइंट्स थे, स्कूल ऑफ थॉट था उनका, उसको आगे लेकर प्रिवेल करना चाहिए। अच्छा नीलूफ़र, मुझे बताइए कि ख़वातीन जो शौरा हैं वो कितना आ रही हैं अब आज के दौर में इस शायरी के इस फील्ड में? अब बहुत अहम सवाल आपने किया। शायरी में अभी रिसेंटली हमीदा शाहीन का नाम बहुत बुलंदियों को छू रहा है माशाअल्लाह, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफ़त हासिल किया। अभी साइमा आफ्ताब हैं, फरिया नकवी हैं और नए लिखने वालों में अमन है, महनूर राना है। पीपल आर परसुइंग इट इन अ नाइस वे। और अभी आपने जो बात की थी ना, मैं उसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगी। जो एक चीज़ हमारे सीखने के लिए है इसमें वो एक तहम्मुल है। मेरे ख़्याल में कि अभी जैसे एक सोशल मीडिया का एक तूफ़ान सा बरपा है और ये लाइक्स और शेयर का तेज़गाम सफ़र नहीं है। जो नए लिखने वाले हैं उनको जो एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है वो पेशेंस है।
थोड़े सब्र और तहम्मुल के साथ आप दर्जा ब दर्जा अपना सफ़र तय करें, अपनी पेस पे लिखते रहें। और मतलब जैसे अभी नजम भाई बात कर रहे थे कि एक राह मुतय्यन कर दी गई है। Exactly, हमारे पास हाँ। उनके इंटरव्यूज़ हाँ, हैं, हाँ, उनके किताबें हैं, हमारे लेजेंड्स के वर्सा हमारे पास है। हम उसको तहम्मुल से, पेशेंस से, समझदारी से फॉलो करें, उसको सीखें। बल्कि एक फ़ारसी का कॉल भी है, अगर तुम ख़ाही के मीसो खुशनवीस, मी नवीसो मी नवीसो मी नवीस। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा लिखें तो लिखते रहें, लिखते रहें, लिखते रहें, देयर इज़ नो अदर वे। तो आप सुकूत के साथ, अपने पेशेंस के साथ, सब्र के साथ अपने सफ़र को कैरी करें, ताकि ये आपकी एक किताब है, एक नवश्त है जो आप लिख रहे हैं, ताकि आप कुछ सालों बाद जब पीछे मुड़ के देखें तो एक खूबसूरत सफ़र आपका आपको हाँ, नज़र आए। एग्जैक्टली। तो ये बहुत कुछ है सीखने वालों के लिए। तहम्मुल से अपना सफ़र को जारी रखें, अपने लेजेंड्स को फॉलो करते रहें। पेशेंस पढ़ने लेवल वाले की। बढ़ाने की हमें हाँ, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा ज़रूरत है आज के दौर में। अच्छा नजम, कुछ सुनना चाहूँगी मैं, मतलब आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हमारे दो बड़े शौरा को, तो कुछ अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जो भी आपके पसंद का। जी, मैं थोड़ा सा वो भी काफ़ी ज़्यादा वो शेर मुनासबत है माहौल और वो उस हवाले से, तो मैं पहले वही दो शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि तू मुयस्सर नहीं है, तू मुयस्सर नहीं है, सर्दी है और दिसंबर की गुंडागर्दी है। क्या बात है, जिंदगी तेरी सर्द लहरी ने हद करनी थी, हद कर दी है। क्या बात है जनाब, क्या ही बात है। और इसके अलावा दो अशार मैं आपकी खिदमत में और पेश करूँगा कि इश्क में दुनिया मात भी की है, इश्क में दुनिया मात भी की है और गुज़र औकात भी की है। तुमने तो बस देखा होगा, मैंने चांद से बात भी की। क्या बात है जनाब, क्या ही बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये आपके अपने हैं या किसी के आपने पढ़े? नहीं, मैंने अपनी ही शायरी आपके सामने पेश की है। और यकीनन जो है एक जो है नए लिखने वाले के लिए एक अच्छा चांस है कि आपने बुलाया। और नहीं, बहुत अच्छी शायरी है। अच्छा नीलोफर, आपसे भी दोबारा से जाऊंगी मैं नजम के पास, लेकिन अभी आपसे भी सुनना चाहूँगी कोई कुछ हमारे साथ आप शेयर करना चाहें। ज़रूर, कोई एक गज़ल की कुछ एक अशार आपके साथ शेयर कर देती। ऐ मेरे दोस्त, मेरे दुश्मने जान, खैर तो है। वाह, ऐ मेरे दोस्त, मेरे दुश्मने जान, खैर तो है। तू मेरे पास, मेरे साथ यहाँ, खैर तो है। खत दिया था उन्हें, पत्थर नहीं आया अब तक। वाह, खत दिया था उन्हें, पत्थर नहीं आया अब तक। दिल को तशवीश हुई है कि वहाँ खैर तो खैर तो है। क्या कहने। बात कस्तन उन्हें आधी सी सुनाई मैंने। अब वो पूछेंगे कि कब, कौन, कहाँ, खैर तो है। अब वो पूछेंगे कि कब, कौन, कहाँ, खैर तो है। तू मेरे पास, मेरे साथ यहाँ, खैर तो है। क्या बात है जनाब, खैर तो क्या है। कहने हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूब। इसी तरह का कुछ और भी सुनना चाहेंगे हम। ज़रूर, हाँ। आपकी फरमाइश पर। तरके ताल्लुकात का मौका न दे मुझे, वो दिल की बात बोल के चौंका न दे मुझे। भाई वाह, डरती हूँ उसको अपना बताते हुए कि वो मजमे के सामने कहीं झुठला न दे मुझे। डरती हूँ उसको अपना बताते हुए कि वो मजमे के सामने कहीं झुठला न दे मुझे। करना बहुत जरूरी है तुझसे सवाल दिल, लेकिन मेरा ये हौसला मरवा न दे मुझे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जी, बहुत खूब, बहुत खूब। नजम साहब, अब आप टफ मुकाबला दे रही है नीलोफर आपको। मैं आपको एक थोड़ी सी ये मैं इतराफ़ भी कर रहा हूँ कि नीलोफर बहुत अच्छा शेर कहती हैं। और यकीनन मैं जो है इस दर्जे का शेर कहना चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश है। लेकिन बस जो मैंने लिखा है मैं वो आप पेश कर देता हूँ कि अश्क होता है, खून नहीं होता। अश्क होता है, खून नहीं होता। जाने मन इश्क यूँ नहीं होता। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अब तो फुर्सत भी गर मुयस्सर हो, अब तो फुर्सत भी गर मुयस्सर हो। दिल को फिर भी सुकून नहीं होता। और तुमसे इजहार करना है लेकिन, तुमसे इजहार करना है लेकिन,
हाय मैं क्या करूं नहीं होता, हाय मैं क्या करूं नहीं, हाय मैं क्या बात करूं नहीं होता। एक और मतलब देखिएगा कि एक चेहरे पे अड़ गया हूं मैं, अच्छा एक चेहरे पे अड़ गया हूं मैं, किस मुसीबत में पड़ गया हूं। क्या बात है। तू समझ हिज्र मेरी मर्जी है, तू समझ हिज्र मेरी मर्जी है, तू समझ खुद भी छड़ गया हूं मैं। वाह 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 और ऐ मेरे बखिया घर तेरे सदके, ऐ मेरे बखिया घर तेरे सदके, रूह तक तो उधड़ गया हूं मैं। और जैसे गुलदां खिजां के मौसम में, देखो कितना उजड़ गया हूं मैं। और तेरी इस्लाह का नतीजा है इस कदर जो बिगड़ गया हूं मैं। क्या क्या एक चेहरे पे अड़ गया हूं। क्या बात है, क्या ही क्या बात कहते है। हैं। अच्छा ये दिसंबर के महीने को बड़ा मंसूब किया जाता है शायरी के साथ, शौरा के साथ, कि इसमें शायरी लिखने का, शायरी करने का इसको महीना कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? मैं बहरहाल इसको जो है कोई ख़ास इसके ऊपर वजह नहीं कह सकता, लेकिन इसमें ना हिज्र की और ठंडक की और ये इस तरह के जो है मिले जुले रुझानात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक कह ले कि बंदा बैठा होता है, रज़ाई से निकलने को दिल नहीं करता, तो वो फिर थॉट प्रोसेस से गुजरता है। अच्छा तो वो फिर जो ये सूरत हाल है, तो वो उस वजह से मेरे ख्याल में ज़्यादा शायरी होती होगी। तो आपका भी थॉट प्रोसेस जी शुरू होता है जब मेरी इस तरह रज़ाई में बैठे हुए मैं होते हैं दिसंबर के ठंडक हवाले से में। आपको एक कुछ और अर्ज करता हूँ कि अश्क छलका है आप गीने से, किसको रग़बत है इस तफीने से, देख दरिया की कितनी दहशत है, लोग डरने लगे सफीने से, और मैं दिसंबर पे शेर कहता हूँ उसको चिढ़ है इसी महीने से। वाह वाह वाह, बहुत क्या अच्छा, बात बहुत है। अच्छा। क्या तो नीलुफर आपका भी है दिसंबर के साथ, मतलब जिस तरह मैंने उनसे सवाल किया कि शायरी के साथ बड़ा इसको मंसूब किया जाता है, सर्दी शायरी दिसंबर, और जनाब फिर मतलब ये किताबें हो जाएं, तो आपका भी है ये कि मैं दिसंबर में बैठ के, सर्दी में बैठ के लिखूंगी, जैसे मैंने कहा कि रज़ाई थॉट्स से आते ताल्लुक हैं है। शायरी के। मेरे ख्याल में मुनीबा शायर हसास तबीयत का होता है, हाँ। मौसमों के बदलाव से बेशक वो बरसात है, तो जब भी एक किसी भी तरह की तब्दीली आती है, और दिसंबर तो अपनी एक खूबसूरती साथ लेकर आता है, तो शायर उससे इफ़ेक्ट हुए बगैर नहीं रह सकता, मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। और जितना ज़्यादा किसी चीज़ का असर आप कबूल करते हैं, वो उतना ज़्यादा आपकी शायरी में, बिल्कुल, आपकी राइटिंग में बिल्कुल, वो नज़र आता प्रेजेंट है, होता है, नज़र आने लग जाता है। तो जिस चीज़ को, जिस मौसम को आप ओवरऑल ज़्यादा इंजॉय करते हैं या जिस कैफियत से गुजरते हैं, तो वही फिर कलम के ज़रिए पेपर पर बिल्कुल उतरती ऐसे, बिल्कुल है। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को महसूस करते हैं, किसी भी मौसम को, कुछ लोगों के लिए बरसात बहुत मुतासिर कन रहती है, हाँ। तो वो उनके लिए बहुत प्रोडक्टिव सेशन होता है इन टर्म्स ऑफ पोइट्री। मतलब सब हाँ, सबका अपना इसका अपना ताल्लुक होता है, कैफियत जॉनर से, अपना है ना, हाँ, कि किसी महसूस को करने कुछ से। सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है। से। अच्छा नीलोफर क्या सुनाएंगी दोबारा हमें? अरे मैं चंद अशआर सुना देती हूँ। दिए बहुत हैं यार सितारे, कौन तुम्हारे जैसा है। आहा, दिए बहुत हैं यार सितारे, कौन तुम्हारे जैसा है। कौन हमारा मन उजारे, कौन तुम्हारे जैसा है। सुभान क्या अल्लाह, बात है। सुभान अल्लाह। ज़र्ब लगाने वाले कितने हाथ हैं बन और बस्ती में, आहा, लेकिन प्यारे लकड़हारे, कौन तुम्हारे जैसा भाई है। वाह। एक सवाल के दरवाजे पर दो दुनियाएं खुलती हैं, आहा, एक सवाल के दरवाजे पर दो दुनियाएं खुलती हैं, सोच में हैं आठों सैयारे, कौन तुम्हारे जैसा भाई है। वाह, भाई वाह। और तुम ऐसा कोई होगा भी तो हम थोड़ी ना मानेंगे, तुम ऐसा कोई होगा भी तो हम थोड़ी ना मानेंगे, है फिर भी मनमीत हमारे, कौन तुम्हारे क्या जैसा बात है। है, क्या बात है। दिए बहुत हैं यार सितारे, कौन कौन तुम्हारे तुम्हारे जैसा जैसा है। क्या आपकी बात है एक जनाब, बहुत बहुत अच्छी गज़ल है जो मशहूर ज़माना भी है। मैं चाहूँगा कि वो आप इस प्रोग्राम में मुनीबा के जो है वो थोड़ा शोभा, सा रेफरेंस हाँ, वो मेरे ज़हन से शेर निकल गया एक बड़ा। चले मैं अभी फिर आती है, मैं याद आपको बता। बाद में हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा सेशन रख लेंगे, उसमें हम लोग नीलोफर से दोबारा सुनेंगे। अच्छा नजम, आपसे मैं कुछ मुनीर न्याज़ी साहब के कुछ सुनना चाहूँगी।
मुझे बेसिकली उन्हीं की गज़ल वही आपने जो हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी काम करना हो, कोई वादा निभाना हो, आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। यही मुझे कुछ अल्फाज उनके याद आ रहे थे। ठीक है जनाब, आज दो बड़े शायरा को हम लोग ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे। मुनीर न्याज़ी साहब की आज बरसी है और परवीन शाकिर साहिबा की आज बरसी मनाई जा रही है। तो इन दोनों बड़े लेजेंड फनकार हैं और जो शायर हैं उनको हमने ट्रिब्यूट पेश किया है। हमारे साथ जनाब G.A. नजम साहब मौजूद थे और नीलोफर अफजल हमारे साथ आज मौजूद थी। नजम आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए और नीलोफर आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।